अब जो मेरा नेक्स्ट कीवर्ड है वो है बॉडी। बॉडी क्या होती है? तो हम अपने आसपास जितनी भी चीजें देख रहे हैं वो सारी की सारी क्या है? बॉडी है। जैसे पेन, बॉक्स, ये व्हाइट बोर्ड बॉडी है। अब देखते हैं बॉडी बना किस चीज का होता है। तो डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट इज मेड अप ऑफ मैटर। बॉडी किसकी बनी होती है? मैटर की बनी होती है। तो सारी की सारी बॉडी है वो मैटर का बना हुआ है। अब देखते हैं इस मैटर से और कौन कौन सी बॉडी बनाई जा सकती है। तो सबसे पहले जो बॉडी बनेगा वो सॉलिड बॉडी बनेगा। क्या बनेगा? सॉलिड बॉडी बनेगा। इस सॉलिड बॉडी को दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक मेरा रिजिड बॉडी होगा, दूसरा डिफॉर्मेबल बॉडी होगा। रिजिड बॉडी वैसा बॉडी है जिसमें डिफॉर्मेशन नहीं हो। बॉडी शुड नॉट बी डिफॉर्म। जैसे ये जूम कर लेते हैं, ये मार्कर रिजिड बॉडी है। यदि ये रिजिड बॉडी होगा तो इस पे हम कितना भी प्रेशर लगा लेंगे, कितना भी फोर्स लगा लेंगे, इसमें कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं आएगा। इसका शेप चेंज नहीं होगा, इसका साइज चेंज नहीं होगा। तो रिजिड बॉडी का जो कंसेप्ट है ये आइडियल कंडीशन है, एजम्पशन है। इसे सिर्फ आप मान के चलते हैं कि मेरा जो बॉडी है वो रिजिड बॉडी है। अब दूसरा है डिफॉर्मेबल बॉडी। अब डिफॉर्मेबल बॉडी का जो कंसेप्ट है वो रियल है, एक्चुअल है। हमारे आसपास जितनी भी बॉडी एग्जिस्ट कर रही है वो सारी की सारी कैसी बॉडी है? रियल बॉडी है। जब रियल बॉडी पे कोई भी प्रेशर लगाएंगे, कोई भी फोर्स लगाएंगे तो उसमें डिफॉर्मेशन आएगा, उसका शेप चेंज होगा, उसका साइज चेंज होगा। अब नेक्स्ट जो मेरा बॉडी आता है वो है लिक्विड और गैस। इस लिक्विड और गैस को जब कंबाइन करेंगे तो मेरा बॉडी जो बनेगा वो फ्लूइड बनेगा। सॉलिड बॉडी को बॉडी कहना थोड़ा सा अच्छा लगता है, सुनने में भी थोड़ा अच्छा लगता है, बट इस लिक्विड को, फ्लूइड को बॉडी कहना थोड़ा सुनने में अच्छा नहीं लगता है। इसलिए इसे हम एक नाम देते हैं सिस्टम और कंट्रोल वॉल्यूम। फ्लूइड को क्या कहेंगे? सिस्टम कहेंगे और कंट्रोल वॉल्यूम कहेंगे, जिसे हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ते हैं। अब इस फ्लूइड को दो भाग में डिवाइड किया गया है। पहला कंप्रेसिबल फ्लूइड, पहला इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, दूसरा कंप्रेसिबल फ्लूइड। अब फिर से आइडियल कंडीशन आ गया, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड आइडियल कंडीशन आ गया, एजम्पशन आ गया। मीन्स रियल में इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड एग्जिस्ट नहीं करता है। फ्लूइड के अंदर कुछ न कुछ कंप्रेसिबिलिटी होता है। जब फ्लूइड पे कोई प्रेशर लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे तो उसमें क्या होगा? चेंजेस आएगा। इसलिए इनकम्प्रेसिबिलिटी का जो कंसेप्ट है वो आइडियल कंडीशन है, और ये कंप्रेसिबल है, ये मेरा रियल कंडीशन है। अब देखते हैं जब रिजिड बॉडी की हम स्टडी करते हैं तो मेरा जो फर्स्ट सब्जेक्ट इससे निकल के आता है वो मेरा क्या है? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है। जब डिफॉर्मेबल बॉडी की जब स्टडी करते हैं तो सेकंड सब्जेक्ट जो मेरा निकल के आता है वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, जिसे मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के नाम से भी जानते हैं। अब इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की बात करते हैं तो इससे जो सब्जेक्ट निकल के आता है वो मेरा फ्लूइड मैकेनिक्स है और मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड है। और जो कंप्रेसिबल फ्लूइड से जो सब्जेक्ट निकल के आता है वो मेरा रियोलॉजी है। ये मेरा न्यू सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये तीनों सब्जेक्ट तो हम लोग बीटेक में पढ़ेंगे। बीटेक में पढ़ना भी है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। बट ये जो मेरा फोर्थ जो न्यू सब्जेक्ट है ये मेरा बीटेक के सिलेबस में नहीं है, ये एमटेक में पढ़ते हैं। ये रिसर्च का पेपर है, हायर स्टडी में पढ़ते हैं, इसलिए इसको हम नहीं पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे और इसको पढ़ेंगे। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट हम लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है इसे हम समझेंगे।
यदि आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्लियर है तो आप स्टैंड ऑफ मटेरियल को इजीली समझ सकते हैं। यदि आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्लियर है तो फ्लूइड मैकेनिक्स को इजीली समझ सकते हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन आएगा उसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब समझिए, ये सॉम का क्वेश्चन है, ये मेरा बीम है, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है। तो इसमें पूछा क्या जाएगा आपसे, ड्रॉ शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। जब शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप ड्रॉ करने जाएंगे तो सबसे पहले आपको रिएक्शन फाइंड करना होगा। क्या फाइंड करना होगा? रिएक्शन फाइंड करना होगा। रिएक्शन कैसे फाइंड करेंगे? विद द हेल्प ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। और शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैसे ड्रॉ करेंगे? विद द हेल्प ऑफ स्टैंड ऑफ मटेरियल। मीन्स यदि आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्लियर है तो आप सॉम को इजीली समझ सकते हैं। सॉम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होगा उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, यदि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्लियर है तो फ्लूइड मैकेनिक्स का प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब एफएम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे ये डैम का क्वेश्चन है, इसमें फ्लूइड भरा हुआ है, ये मेरा गेट है। तो फ्लूइड के द्वारा इस गेट पे जितना भी प्रेशर लगेगा उसे हम कैलकुलेट करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स के हेल्प से। इसका सेंटर ऑफ प्रेशर कैलकुलेट कर लेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स के हेल्प से। लेकिन इस गेट का जो मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे वो किसके हेल्प से करेंगे? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का हेल्प से करेंगे। अब देखते हैं, आगे के सेमेस्टर में हम लोग को कुछ पेपर पढ़ना होता है, मैकेनिकल वालों को पढ़ना होता है काइनेटिक ऑफ मशीनरी एंड डायनेमिक ऑफ मशीनरी। उस दोनों सब्जेक्ट को कंबाइन करते हैं तो बनता है थ्योरी ऑफ मशीन। और जो थ्योरी ऑफ मशीन का जो पार्ट है वो 70% इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का पार्ट है। यदि आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्लियर होगा तो उस सब्जेक्ट को इजीली आप समझ सकते हैं। और एक पेपर जो है सिविल इंजीनियरिंग के लिए है, स्ट्रक्चर एनालिसिस। यदि सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट को इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और स्टैंड ऑफ मटेरियल दोनों अच्छी तरह से क्लियर है तो स्ट्रक्चर एनालिसिस का प्रॉब्लम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, उसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का इंपॉर्टेंस। तो मेरा नेक्स्ट कीवर्ड है फोर्स। तो फोर्स की डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट इज सम इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल एजेंट व्हेन अप्लाइड टू बॉडी, इट कैन चेंज स्टेट ऑफ बॉडी। ये एक एक्सटर्नल इफेक्ट है जो किसी बॉडी पे अप्लाई करने के बाद उस बॉडी की पोजीशन को चेंज कर सकता है और चेंज नहीं भी कर सकता है। स्टेट ऑफ द बॉडी कैन बी चेंज। उस बॉडी का स्टेट चेंज कर सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि उसको चेंज कर ही देगा। जैसे ये बोर्ड है, इस बोर्ड पे हम फोर्स अप्लाई किए, क्या इस बोर्ड का पोजीशन चेंज हो गया? ये अपना पोजीशन से कहीं और चला गया? नहीं गया। मीन्स इस बोर्ड पे जो जिस मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा उस मैग्नीट्यूड से इस बॉडी का स्टेट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्या कंक्लूजन निकलता है इसका? मीन्स फोर्स एक ऐसा एजेंट है जो किसी भी बॉडी का स्टेट को चेंज कर सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि चेंज कर देगा, चेंज कर सकता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। तो ये क्या कहता है?
इट इज नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। ये क्या कहता है, इसका डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। इफ ए फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी एट ए पॉइंट ए, इट कैन बी ट्रांसफर टू अदर पॉइंट बी और सी ऑन सेम बॉडी कीपिंग सेम मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, line of action, then their effect remain same, then called principle of transmissibility। ये मेरा रिजिड बॉडी है। जब भी किसी रिजिड बॉडी पे पॉइंट ए पे कोई फोर्स अप्लाई करेंगे तो इस फोर्स को रिजिड बॉडी पॉइंट बी पे ट्रांसफर कर देगा, पॉइंट बी से पॉइंट सी पर ट्रांसफर कर देगा। कब ट्रांसफर करेगा, जब फोर्स की मैग्नीट्यूड को हम सेम रखेंगे और लाइन ऑफ एक्शन को सेम रखेंगे। एक ही लाइन ऑफ एक्शन में फोर्स को लगाएंगे तो रिजिड बॉडी फोर्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफर कर देगा, फिर भी उसका इफेक्ट चेंज नहीं होगा। उसे क्या कहेंगे, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। ये क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम में आ चुका है और कई बार आ चुका है। एक प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी का कंसेप्ट है वो सिर्फ रिजिड बॉडी के लिए एप्लीकेबल है। किसके लिए एप्लीकेबल है, रिजिड बॉडी के लिए एप्लीकेबल है। इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर डिफॉर्मेबल बॉडी। किसके लिए, it is not applicable डिफॉर्मेबल बॉडी। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी का केस है वो सिर्फ रिजिड बॉडी के लिए एप्लीकेबल है, डिफॉर्मेबल बॉडी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी का केस सिर्फ रिजिड बॉडी के लिए क्यों एप्लीकेबल है, डिफॉर्मेबल बॉडी के लिए क्यों एप्लीकेबल नहीं है। तो एक मेरा बार है जो कैसा है, नॉन रिजिड है। नॉन रिजिड मीन्स डिफॉर्मेबल। डिफॉर्मेबल बार है। इसके बी पॉइंट पे पी फोर्स लग रहा है। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। इसका बी पॉइंट पे पी फोर्स लग रहा है तो इक्विलिब्रियम रहने के लिए ये पॉइंट पे भी पी फोर्स लगेगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। जब ये डिफॉर्मेबल बॉडी है, डिफॉर्मेबल बार है, तो इसके अंदर फोर्स लगाने के बाद जो स्ट्रेस जनरेट हुआ होगा वो कितना हुआ होगा,
नॉट इक्वल टू 0। ये पता नहीं कि कितना स्ट्रेस जनरेट होगा, लेकिन 0 नहीं होगा, इतना कंफर्म है, 0 से कुछ ज़्यादा ही होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो ये सब सारी पॉइंट है किसका, डिफॉर्मेबल बार का। तो जो स्ट्रेस होता है वो हमेशा डिफाइन होता है पॉइंट पे। किस पे होता है, पॉइंट पे डिफाइन होता है। बट आप किसी भी स्टूडेंट से पूछ लीजिए स्ट्रेस किस पे डिफाइन होता है, तो 99% ऑफ द स्टूडेंट रिप्लाई करेंगे एरिया पे डिफाइन होता है। स्टूडेंट सिर्फ यह याद करके रखते हैं स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। ये स्ट्रेस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। कैलकुलेट किस पे करते हैं, पॉइंट पे करते हैं। ये अलग बात है कि पर यूनिट एरिया पे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन डिफाइन कैसे करते हैं स्ट्रेस को, पॉइंट पे डिफाइन करते हैं और कैलकुलेट करते हैं पर यूनिट एरिया पे करते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए इस P फोर्स को B पॉइंट से C पॉइंट पे शिफ्ट कर दिए हैं। कहां पे शिफ्ट कर दिए हैं, C पॉइंट पे शिफ्ट कर दिए हैं। तो जो बार का ये इतना पोजीशन है, इतना पोर्शन है, इस पोर्शन में स्ट्रेस क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। और बार का इस पोर्शन में स्ट्रेस क्या होगा, इक्वल टू 0। मीन्स इस पोर्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा। मीन्स बार का सिर्फ इतना पोर्शन में फोर्स लग रहा है तो सिर्फ इतना ही पोर्शन में दर्द होगा, बाकी के पोर्शन में दर्द नहीं होगा, है ना भाइयों। तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिटिविटी क्या कहता था कि फोर्स तभी ट्रांसमिट होगा, ट्रांसफर होगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जब वो बॉडी रिजिड होगा। कैसा होगा, रिजिड होगा। और ये मेरा बॉडी कैसा है, डिफॉर्मेबल बॉडी है। यदि फोर्स का ट्रांसमिशन होता तो इस पोर्शन में जो स्ट्रेस 0 है वो मेरा 0 नहीं होता। क्या होता, 0 नहीं होता। ये रिजिड बॉडी होता तो इस फोर्स को इस पॉइंट पे शिफ्ट किया ना, ये बिल्कुल ट्रांसफर कर देता इसको, तो ट्रांसफर नहीं कर पाया। इसलिए प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिविटी का जो कंसेप्ट है वो एप्लीकेबल है सिर्फ और सिर्फ रिजिड बॉडी के लिए। तो आज की इस लेक्चर में इतना ही। आप अपना फीडबैक दीजिए, कमेंट करके बताइए मेरा लेक्चर कैसा लगा, इस लेक्चर में क्या सुधार करने की जरूरत है, क्या कमी है। यदि आपको कोई डाउट है तो इस नंबर पे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है, सिर्फ डाउट ही पूछिएगा। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, हाय सर, हेलो सर, इसे बिल्कुल भी मैसेज नहीं कीजिएगा। जो भी ऐसा मैसेज करेगा मैं उसको ब्लॉक कर दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।